आज जो हमारा टॉपिक है वो समझे हमारे इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसमें यह है कि हम जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो कि मेरे फुल स्टैक डेवलपमेंट से आए हैं इस कोर्स में। अच्छा देख लें, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी, लेकिन ड्यू टू समझ लें कुछ सिनेरियो बन नहीं पा रहा कि फ्रंट एंड डेवलपर कोई हायर हो जो आप लोगों को फ्रंट एंड पढ़ाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन जो हमारे जेंगो रिलेटेड हमारे जितनी फ्रंट एंड होगी वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, पर लेकिन टोटली फ्रंट एंड का कोर्स नहीं करा पाऊंगा। मैं जितनी पूरी पॉइंट बात करूंगा, जितने मैं यूज़ करूंगा, जो मेरे शॉर्ट कोर्स है उसमें भी जितनी मैं यूज़ करूँगा वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ आप लोगों से कि मुझे दो तीन स्टूडेंट पर्सनली मैसेज करा, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई फ्रंट एंड का कोर्स ऑफर होगा तो आप वो कर लो, क्योंकि जो मेरे पास स्ट्रक्चर था उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर उसके बाद मुझे अभी कोई मिला नहीं ऐसी रिसोर्स जिससे मैं पढ़वा सकूँ। ठीक है, तो हम अपना कोर्स आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जेंगो, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है जेंगो क्या है? तो मुझे बता सकते हैं? एनीवन, किसी को कोई आइडिया हो? किसी को भी आइडिया नहीं जेंगो क्या है? फिर पाइथन क्या है? कोडिंग हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। अच्छा। अच्छा, आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन करा तो आप लोगों को था क्या, पर्पस क्या था, क्या सोच के आप लोग ज्वाइन करा? पाइथन सीखने के लिए, ठीक है। अच्छा देखें, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, चाहे वो सी हो, डॉट नेट हो, पाइथन हो, जावा हो, सी हो, इसमें शुरू पहले तो नहीं, जब ये इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुई थी तो जब तो नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आते रही, एडवांस होते रहे, सहूलत प्रोवाइड कर दी गई, डेवलपर्स के लिए हेल्प आउट कर दिया गया। ये बेसिकली जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, जेंगो जो है एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, जिसको डिज़ाइन और कोड इस तरीके से किया गया है कि वो हमें पूरी वेब प्लेटफॉर्म के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो पहले से कोड करके उसने दिए हुए हैं। ठीक है, हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, हमें उसका आर्किटेक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। भाई मेरा वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन चलेगी कैसे, कम्युनिकेशन कैसे करेगी, डिस्प्ले कैसे देगी, ये सारी चीज़ें अगर मैं खुद से करने बैठूँ तो खाली इसी चीज़ को करने में 4 से 5 महीने कोड लग जाए, 4 से 5 महीने लग जाए मुझे कोड करते हुए सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो इस वेब फ्रेमवर्क ने हमें हेल्प आउट ये कर दिया कि उसने पहले से ही हमें स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो अब बस हमारा काम है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाओ, बस। स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसने बना बनाया हमें दे दिया। हमारे पास दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, अगर आपने पीएचपी की जॉब्स भी देखी हो, पाइथन की भी देखी हो, तो एक होता है, रिक्वायरमेंट होती है कोर पाइथन आनी चाहिए, कोर पीएचपी आनी चाहिए, कोर सी शार्प आना चाहिए। ये कोर का वर्ड है ना, कोर इस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, इसके मतलब ये है कि आपको विदाउट फ्रेमवर्क काम आना चाहिए। विदाउट फ्रेमवर्क आपको पता होगा पाइथन लैंग्वेज चलती कैसे है। तो पाइथन की आपने जो बेसिक्स पढ़ी है सारी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक, तो ये सारा का सारा आपका कोर में आता है। तो आपको पता है पाइथन में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फंक्शंस बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं, कैसे पब्लिक बनाते हैं, कैसे प्राइवेट बनाते हैं, कैसे प्रोटेक्टेड बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक जो भी हो गई ये आपकी कोर में आ गई। अब जब कोर में आ गई, अब हम इसके एडवांस लेवल पे बढ़ रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं भाई इसके फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि राइट नाउ मोस्ट डिमांडिंग हाईली पेड जॉब जिस पे मिलती हैं वो है जेंगो वेब फ्रेमवर्क। इसके अलावा भी है, फ्लास्क भी है, फास्ट फास्ट एपीआई भी एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क पे आप महारत हासिल कर ले, उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ सेंटेक्स या स्ट्रक्चर चेंज होगा काम करने का। ठीक है, बाकी ओवरऑल फ्रेमवर्क का काम ही यही होगा कि वो आपको पहले से बना बनाया कोड दे दे, जो कि उसका आपका स्ट्रक्चर बना होगा, आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं उसको, वो पहले से बना होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोडिंग से हटके एक मिसाल दूँ, एक हम घर बना रहे होते हैं, ठीक है,
अब घर में पहले बेस बनती है, पिलर खड़े होते हैं, तो हमें पता होता है हाँ भाई इसमें 10 पिलर है, 10 पिलर के हिसाब से 4 रूम बन जाएंगे, इधर वॉशरूम बन जाएगा, इधर किचन बन जाएगा, ये मेरा डाइनिंग रूम हो गया, ये मेरा टीवी लॉन्च हो गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है ना आर्किटेक्चर। उसके बाद तो बेसिकली फ्रेमवर्क हमें क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी उसमें फिनिशिंग नहीं हुई, अभी उसमें ये नहीं हुआ कि इस कमरे में कौन रहेगा, इस किचन में मैं क्या क्या रखूंगा, वॉशरूम में क्या चीज लगाऊंगा, ये नहीं। वो सिर्फ उसने स्ट्रक्चर खड़ा करके दे दिया कि भाई ये अब स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर जितनी मॉडिफिकेशन करनी है आप कर लो, कि कमरे का कलर क्या होना चाहिए, कमरे में फर्नीचर क्या क्या होगा, इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, ये सारी चीजें बात की बात है। लेकिन उसने हमें पूरा बना बनाया आर्किटेक्चर दे दिया, तो थोड़ा आइडिया हुआ कि फ्रेमवर्क हमारा करके आ रहा है, वो एक पूरा पूरा आर्किटेक्चर हमें बना के देता है पहले से। अब हम उसको यूज करते हुए अपने आप अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा, फ्रेमवर्क क्या काम करता है हमें यहाँ पे? ठीक है, अब थोड़े से देख भी लेते हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना, ये जेंगो की अपनी वेबसाइट है, ठीक है ना। जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हो अबाउट जेंगो। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, जेंगो मेक इट इजियर टू बिल्ड बेटर वेब एप्स। वेब ऐप से मुराद है वेब एप्लीकेशन जिसमें हमारा डेटाबेस भी इंक्लूड होगा, मोर क्विकली विथ लेस कोड। अब देखो वही बात हो गई ना, मोर क्विकली। मोर क्विकली किस पर्पस में कह रहा है भाई, अगर मैं जीरो लेवल से अपने घर का आर्किटेक्चर बनाने जाता, तो मुझे उसमें आर्किटेक्चर बनाने में भी साल लग जाता, ये 5 महीने लग जाते, ऐसा ही है ना। वो चीज़ मुझे पहले से ही बनी बनाई मिल गई, तो वो मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो इसलिए बोला मोर क्विकली, ताकि आप जल्द से जल्द और जल्दी आप बना सको वेब एप्लीकेशन विथ लेस कोड, कम से कम कोड। अब जाहिर सी आर्किटेक्चर का जो मुझे कोड लिखना पड़ता, वो अब मुझे नहीं लिखना पड़ता, वो पहले से लिखा लिखा, पहले से लिखा हुआ है, वो मुझे मिल गया। तो मेरे इसमें हेल्प आउट हो गई कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, जल्द से जल्द बना सकता हूँ एप्लीकेशन विथ लेस कोड, ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मेरी वेब एप्लीकेशन 1 साल में बनती है, तो इस आर्किटेक्चर, इस फ्रेमवर्क की वजह से मैं उसको 2 महीने में भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसने हमें फायदा दिया। जेंगो इज अ हाई लेवल पाइथन, देखें क्या बताया मैंने, वेब फ्रेमवर्क दैट इनकरेज रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट होती है फास्ट डेवलपमेंट, जल्द से जल्द, एंड क्लीन प्रैग्मेटिक डिजाइन। और बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारी चीजें हमें पता है, इसमें हमें सिर्फ यही कोड लिखना है, हमें पता है यहाँ पे हमें सिर्फ यही कोड लिखना है, और हमें पता होता है यहाँ पे हमें यही कोड लिखना है। तो हमें इतना ज्यादा नहीं होता कि हम ढूंढते रहे हमें कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, हर चीज डिवाइड है उसमें। ठीक है, बिल्ड बाय एक्सपीरियंस डेवलपर। और जो ये डेंगो फ्रेमवर्क बनाया है, वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने बनाया है, सही है। इट टेक्स केयर ऑफ मच ऑफ द हैसल्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट। ये बहुत सारी चीजें खुद से हैंडल करता था, जो भी वेब डेवलपमेंट में जो मुश्किलात थी वो पहले से खुद से सॉर्ट आउट हुई थी। सो यू कैन फोकस ऑन राइटिंग योर ऐप विदाउट नीडिंग टू री इन्वेंट द व्हील। इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है, ये कह रहा है सिर्फ आप अब क्या करोगे, जेंगो यूज करते हो, आप सिर्फ फोकस करोगे अपनी वेब ऐप पे, कि आपकी वेब ऐप की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर फोकस करोगे। ये फोकस नहीं करोगे वेब पे कम्युनिकेशन कैसे होगी, मेरे पेज डिस्प्ले कैसे होगा, मेरे पेज के लिंक कैसे बनेगा मेरे प्रोजेक्ट के साथ, ये सब आप नहीं करोगे, ये जेंगो ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, और ये इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स है, ये हर कोई यूज कर सकता है, ये फ्रीली अवेलेबल। ओपन सोर्स वो चीजें होती हैं जो कि फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो, तो जेंगो जो है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ridiculously fast. Django was designed to help developer take application from concept to completion as quickly as possible. ये वही बात हुई, जल्द से जल्द हो। Django takes security seriously and helps developer avoid many common security mistakes. ठीक है, एक प्लस पॉइंट Django का ये भी है कि ये मोर सिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत लगे हुए हैं। हर तरीके से हमारा पासवर्ड भी इंक्रिप्ट कर देगा, हर चीज़ कर देगा, लिंक्स बना देगा, सिक्योर वे में बनाएगा सारी चीज़, सिक्योरिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, some of the busiest sites on the web leverage Django ability to quickly and flexible scale। मतलब हमारे पास जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर हमारे जेंगो, क्योंकि जेंगो जो यूज़ होता है कॉमनली, अगर मैं फ्लास्क और जेंगो का कंपेरिजन लूँ, फ्लास्क भी एक वेब फ्रेमवर्क है,
जेंगो भी एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। फ्लास्क छोटी एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। जेंगो जहाँ में सिक्योरिटी ज़्यादा हो, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हो, ज़्यादा कंपोनेंट हो, ज़्यादा मॉड्यूल्स हो उसके, तो वहाँ हम जेंगो यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, और हम चले जाते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब जेंगो का आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, एमवीटी। क्योंकि अभी हम जेंगो स्टार्ट कर रहे हैं तो जेंगो की पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए। जेंगो है क्या, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करता है, हम किसको यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी ने MVC का नाम सुना है? मॉड्यूल व्यू कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। अगर आप में से किसी ने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसने सुना होगा MVC। अच्छा, बेसिकली मैं बता देता हूँ MVC क्या है और MVT क्या है, दोनों का बता देता हूँ। MVC और MVT हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। क्या है? डिज़ाइन पैटर्न्स जो कि फॉलो करते हैं कुछ आर्किटेक्चर को, स्ट्रक्चर को, जिनके बीच में कम्युनिकेशन सेट हुई थी पहले से। ठीक है। तो जेंगो जो है वो बाय डिफॉल्ट जो फॉलो करता है आर्किटेक्चर, वो कौन सा करता है? MVT। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू, T फॉर टेम्पलेट्स। ठीक है। और इससे पहले जो दूसरी सी शार्प की बात करूं, अगर उसमें हम पढ़ते हैं तो उसमें MVC होता है। PHP हम फॉलो करें तो PHP में भी MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। वहां पे कंट्रोलर होता है, यहाँ पे टेम्पलेट होता है। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे कंट्रोलर होता है और जेंगो में टेम्पलेट होता है। सिर्फ आखिरी वाला अल्फाबेट करेक्टर जो है वो चेंज है। यहाँ टी है, वहां पे सी था, बट शुरू के जो दोनों है एम वी, दोनों जगह एम वी मौजूद है। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू, T फॉर टेम्पलेट। अब ये MVT है क्या, इसको समझते हैं। Django is based on MVT, model view template लिखा हुआ है यहाँ पे, architecture। MVT is a software design patterns for developing a web application। ये क्या है? MVT क्या है? एक डिजाइन पैटर्न है जो कि यूज होता है वेब एप्लीकेशंस बनाने में। ठीक है। अच्छा, MVT जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, मॉडल। ठीक है। अब समझते हैं मॉडल है क्या। इसकी मैं आप लोगों को, ठीक है, मैंने एक इमेज को ली, वैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा जब मुझे इसको सही से दिखा। पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। MVT होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडल। व्हाट इज मॉडल? ठीक है। द मॉडल इज गोइंग टू एक्ट एज द इंटरफेस ऑफ योर डेटा। It is responsible for maintaining data. It is the logical data structure behind the entire application, and it represented by database, generally relationship database such as MySQL, Postgres to check more business। ठीक है। अब आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली, थोड़ी आपको समझ में भी आएगी, थोड़ी नहीं भी आएगी, लेकिन आपने इसमें फोकस करें कि आप इसमें ज्यादा वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? डेटा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है डेटा, 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 डेटाबेस। ठीक है। तो अब आप लोग को इससे आइडिया होगा कि मॉडल हमारा करता क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, अगर कोई भी आपसे बोले भी मॉडल में क्या होता है, मॉडल क्या काम करता है, आप बोलोगे सारी डेटाबेस में जितनी फंक्शनलिटी हम कर रहे होते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम करते हैं हम मॉडल में करते हैं। कोई भी हमें डेटाबेस का टेबल बनाना है, उसमें कौन से कॉलम होंगे, कॉलम्स में नाम क्या होंगे, उनकी टाइप क्या होगी, डेटा टेबल का नाम क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम वर्क करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? मॉडल के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस तस्वीर को मैं दिखाऊं, मॉडल व्यू टेम्पलेट लिखा हुआ है, तो इन शॉर्ट ये मॉडल जो है ये समझे मेरा डेटाबेस है। क्या है ये गाइस? डेटाबेस में जिसमें मेरा सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा होगा। सही है। और इसकी जो मैं फिर बनाऊंगा, जो मुझे
टेबल्स बनाने होंगे। बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं, आप लोगों को शायद पहले आइडिया ना हो। ये हमारा है माई सिक्वल डेटाबेस। सही है, ये डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के ये डेटाबेस सर्वर है माई सिक्वल। अब इसके अंदर कितने डेटा, एक कॉग्नी के नाम से बना है, एक डीपीएस के सिस्टम, एक डीपीएस सिस्टम के नाम से, ये तीन डेटाबेसेस बने हुए हैं। अब मैं वन बाय अब मैं डीपीएस में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं डीपीएस के डेटाबेस में आ गया। सही है। अब इस डीपीएस के डेटाबेस में देखो, डेटाबेस का नाम आ रहा है डीपीएस। इस डीपीएस के डेटाबेस में मेरे पास कितने टेबल हैं, एक दो तीन, ये जितने भी नाम आ रहे हैं सारे टेबल का आ रहे हैं। तो मेरे पास टोटल 15 टेबल यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। अब हर टेबल में होता क्या है, मैं किसी भी टेबल में जाऊंगा तो इस टेबल में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाऊं तो इसके कॉलम के नेम है। एक कॉलम का नेम है आईडी, दूसरे कॉलम का नेम है पासवर्ड, तीसरे कॉलम का नेम है ईमेल, यूजर नेम, डेट ज्वाइन, लास्ट नेम, ये कॉलम के नेम है। ठीक है। और इस कॉलम में कौन सी डेटा टाइप का डेटा सेव होगा ये वो लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं इसका डेटा दिखा देता हूँ। अब ये देखिए डेटा इस तरीके से आ रहा है। आईडी वाला कॉलम आ गया, पासवर्ड में पासवर्ड आ गया इनक्रिप्टेड, ईमेल आ गया, यूजर नेम, डेट ज्वाइन, ये सब सारा डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा टेबल है जिसका नाम है अकाउंट्स कस्टम यूजर, और इसमें ये जो टेबल के कॉलम के नाम बने हुए हैं कि एक आईडी का होगा, एक पासवर्ड का होगा, एक ईमेल का होगा, एक यूजर नेम का होगा, ये सब के सब जो मैं बनाऊंगा, ये टेबल्स के कॉलम के नेम और टेबल का नाम जो मैं बनाऊंगा वो सबके सब काम मैं कहाँ पर करूंगा, मॉडल्स के अंदर। अब समझ में आ रहा है थोड़ा कि मॉडल्स में मैं अपने डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा। समझ में आई बात। मॉडल्स के अंदर मैं अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा। डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, टेबल्स के नाम क्या होंगे, और उस टेबल्स के अंदर कितने कॉलम होंगे और उनकी टाइप क्या होगी, वो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, ये सारा का सारा काम मैं करता हूँ मॉडल के। ठीक है। अच्छा, ये मॉडल जो पाइथन में बता रहा हूँ एमपीटी, उसमें भी यही है। और अगर एमवीसी में कोई पूछे तो उसमें भी यही है। मॉडल का काम ही सेम है हर जगह। आप चाहे पीएचपी लैंग्वेज यूज करो, चाहे आप सी शार्प यूज करो, चाहे पाइथन यूज करो, मॉडल का काम ही यही है, उसने डेटाबेस से रिलेटेड काम करना होता है। ठीक है। तो आप अगर आप पीएचपी के भी कोई पूछ ले भाई एमवीसी क्या होता है, तो आप बता सकते हो मॉडल में हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। सही है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है व्यू। The view is the user interface, what you see in browser when you render a website. It is represented by HTML, CSS, JavaScript and Jinja files to check. ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर इस इमेज पे आ जाते हैं हम, ये व्यू है। ठीक है, मॉडल तो आपने देख लिया। अब मॉडल में लिखा हुआ है कंप्लीट डेटा, और व्यू से जाता है डिजाइन्स एंड अपडेशन। सही है। टेम्पलेट से होता है यूजर इनपुट, डिस्प्ले डेटा। अब इन शॉर्ट समझें, व्यू में हम लिखते हैं अपनी बिजनेस लॉजिक्स। व्यू में हम अपनी बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं कि भाई ये जब डेटा आएगा तो मैं डेटा फैच करूंगा। डेटा फैच करने के बाद मुझे क्या करना है, उसमें से सिलेक्टेड डेटा भेजना है आगे या नॉर्मल रखना है, इस डेटा को मुझे सेव करना है या डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी वर्किंग मैं करता हूँ वो मैं व्यू में करता हूँ। व्यू समझ लें जहाँ पे हम अपनी बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं व्यूज में, कि भाई अगर कोई यूज़र इनपुट दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट एक फॉर्म है या एक यूआई है जो कि डिस्प्ले होता है। उस पे यूज़र कोई भी इनपुट देगा तो वो पीछे आता है व्यू पे, वो चेक करता है भाई इस इनपुट के अगेंस्ट मुझे क्या दिखाना है। सही है। अब वो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, ये मेरा एक फॉर्म है। ठीक है, ये समझ लें एक टेम्पलेट है गाइस। ये आप समझ लें एक टेम्पलेट है जो कि मुझे हेल्प आउट कर रहा है देखने में कि मुझे करना क्या है। अब आप लोगों को पता है लॉगिन करते हैं हमें ईमेल और पासवर्ड देते हैं, ऐसा ही है ना लॉगिन करते वक्त। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, यहाँ पासवर्ड लिखा। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, गाइस मेरी बात समझिएगा गौर से,
जैसे ही मैंने ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करा तो समझे ये वाली स्क्रीन मेरी अभी मैं अगर इस इमेज से समझाऊं तो ये वाली जो स्क्रीन जो मेरी नजर आ रही है ये अभी कहला रहा है आपके सामने टेम्पलेट। सही है? जो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है तो इसको साथ साथ कर देते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट है। ये वाली स्क्रीन मेरी टेम्पलेट है जिसमें मैंने यूजर इनपुट दिया कि भाई अपना ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक करा। अब जब मैंने लॉगिन पे क्लिक करा तो देखें टेम्पलेट से एक एरो आ रहा व्यू की तरफ, देख रहे हैं आप लोग? ये डायरेक्ट मॉड्यूल में नहीं जा रहा, ये टेम्पलेट से आ रहा है व्यू में। व्यू में बताता है कि भाई टेम्पलेट से मेरे पास क्या डेटा है। टेम्पलेट से मेरे पास ईमेल और पासवर्ड आया। अब ये यहाँ के चेक करेगा भाई ईमेल पासवर्ड जो आया है वो अब भेजेगा अपने डेटाबेस में और चेक करेगा कि मेरे डेटाबेस में ये ईमेल पासवर्ड मौजूद है या नहीं है। तो वो डेटाबेस इसको रिस्पॉन्स देगा, हाँ भाई ये मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो फिर व्यू इसको दोबारा रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई लॉगिन सक्सेसफुल, ये जो आपने डेटा दिया है ये मेरे पास मौजूद है। तो आप समझे टेम्पलेट किससे लिंक कर रहा है? व्यू से। व्यू मॉडल से डेटा फैच करके डिस्प्ले करके वैलिडेशन करके दोबारा रिस्पॉन्स दे रहा है टेम्पलेट को, हाँ भाई ये सारी चीजें वैलिडेट है, सही है। थोड़ा समझ में आ रही लाइफ साइकिल, इसकी वर्किंग साइकिल समझ में आ रही है कैसे वर्क करता है ये? देखिए यहाँ पे जो टेम्पलेट की बात हो रही है ना, टेम्पलेट की वो बात है, ये लिखा ना यूजर इनपुट। यूजर जो भी पेज पे क्लिक करेगा वो मेरा टेम्पलेट कहलाएगा। क्लिक करेगा, डेटा इंटर करेगा, वो सारी चीजें मेरे कहलाएंगी टेम्पलेट। सही है? क्योंकि उस टेम्पलेट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्किंग होनी है। अगर ये चीज मेरी व्यू से डिस्प्ले हो रही है, बिल्कुल सही बात है। ये जो यूजर इंटरफेस है ये मेरा व्यू से ही आ रहा है। क्योंकि व्यू में एक मैंने लॉजिक लिखी हुई है कि जब भी मेरा ये वाला एंड पॉइंट हिट हो तो मेरा ये वाला पेज डिस्प्ले कर दो। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अभी आप जेंगो पे काम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा व्यू से पेज कैसे डिस्प्ले होते हैं। सही है? लेकिन जब ये पेज डिस्प्ले हो गया, अब इस पेज पे मुझे क्या एक्शन करना है? वो जब भी मैं कोई क्लिक करूंगा तो मेरा टेम्पलेट कॉल होगा। मेरा टेम्पलेट कॉल होगा जो कि मेरे डेटाबेस में लेके जाएगा, व्यू में लेके जाएगा कि भाई यूजर ने मुझे ये रिक्वेस्ट दी है। या तो उसने लॉगिन करने के दिए, या उसने बोला मुझे कोई दूसरा पेज दिखाओ, या उसने साइन अप करा होगा, कोई डेटा फिल करके फॉर्म सबमिट करा होगा। तो वो सारा का सारा टेम्पलेट में होके व्यू के पास आएगा। व्यू उसको चेक करेगा वैलिडेट है नहीं है। डेटाबेस में सेव करवाना होगा सेव करवा देगा। जब सेव करवा के रिस्पॉन्स आ जाएगा कि इसके पास कि भाई हाँ भाई मेरा डेटा डेटाबेस में सेव हो गया, तो ये वाला रिस्पॉन्स उठा के टेम्पलेट पे भेज देगा, हाँ भाई रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, या यूजर अपडेट सक्सेसफुली, या यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, या लॉगिन सक्सेसफुल। जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा वो टेम्पलेट से व्यू में आएगा। व्यू मॉडल की अगर उसको नीड होगी तो मॉडल से वैलिडेट करके आपको दोबारा रिस्पॉन्स दे देगा। तो मैं सिर्फ इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ आपकी सारी की सारी बिजनेस लॉजिक्स आपकी व्यू पे आएगी। अब बिजनेस लॉजिक में ये भी हो सकता है ना कि मैं कहाँ पे क्लिक करूँ और कौन सा पेज खुले। तो ये भी तो मेरी एक बिजनेस लॉजिक है कि भाई इस क्लिक पे मुझे ये वाला पेज दिखाना है, तो वो भी तो व्यू के जरिए ही जा रहा है। व्यू में ही मैं बता रहा हूँ कि इस यूआरएल पे ये वाला पेज खोलना, इस यूआरएल पे ये वाला पेज खोलना, इस यूआरएल में ये डेटा डिस्प्ले कर देना। ये सारी चीजें मैं व्यू मैनेज कर रहा हूँ। टेम्पलेट क्या काम कर रहा है? सिर्फ डेटा लेके आता है और डेटा डिस्प्ले कराता है। फ्रंट एंड पे जो भी चीज मैं डेटा दे के पास कर रहा हूँ तो टेम्पलेट मेरा ये लेके चले जाएगा व्यू के पास, और फिर वापसी मुझे लाके कोई ना कोई मैसेज दे देगा। ठीक है? मैं कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ या क्रिएट न्यू अकाउंट कर रहा हूँ, या क्रिएट न्यू अकाउंट कर रहा हूँ। अब ये फॉर्म है, अब ये मैं पूरा फॉर्म फिल करके जब मैं यहाँ सबमिट करूंगा तो ये पूरा डेटा उठा के क्या करेगा टेम्पलेट मेरा भेजेगा व्यू को। व्यू वो सारा का सारा डेटा भेजेगा मॉडल को कि मॉडल में जाके सेव हो जाए। मॉडल उसको रिस्पॉन्स देगा हाँ भाई डेटा मेरे पास सेव हो गया है। तो फिर ये व्यू वापसी टेम्पलेट को मैसेज दे देगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। समझ में आ रही है बात अब? तो ये इसकी इस तरीके से वर्किंग चल रही है। थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को गाइस? अभी जब आप लोग प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि और कैसे वर्किंग कर रहा है। अब आया टेम्पलेट। अब ये कह रहा है टेम्पलेट्स कंसिडर स्टैटिक पार्ट ऑफ द डिजायर एचटीएमएल आउटपुट as well as some special syntax describing how dynamic content will be inserted। ठीक है? ये वही बात होगी जो मैंने आपको बताई, ये इमेज भी यही है। ठीक है? तो आपको
समझ में आ गया। जेंगो हमारे पास एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि मॉडल व्यू टेम्पलेट का आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ठीक है। एमवीटी अगर आपसे पूछे क्या है तो आप बताएंगे एमवीटी एक डिजाइन पैटर्न है जिससे हम वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। आपको पूछे मॉडल्स में आप क्या काम करते हैं तो आप उसको बोलोगे मॉडल्स में हम क्या काम करते हैं, अपने डेटाबेस के सारे टेबल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें कितने कॉलम होंगे, उनकी टाइप क्या होगी, उसका नाम क्या होगी, सारी वर्किंग हम मॉडल्स में करते हैं। व्यू, व्यू में आप सिंपल वर्ड भी अगर यूज करोगे ना, बोल देना व्यू में हम अपनी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं तो आपकी बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। व्यू में हम अपनी बिजनेस लॉजिक के कौन सा पेज डिस्प्ले करना है, वो क्या रिक्वेस्ट आएगी, उसके अगेंस्ट क्या चीज, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें हम व्यू में करते हैं। टेम्पलेट क्या करता है कि मेरे ये डेटा को ट्रांसफर करता है, मतलब फ्रंट एंड से डेटा उठा के लाएगा व्यू के पास, उसमें वैलिडेशन करके दोबारा रिस्पॉन्स देने का जो भी हमें रिस्पॉन्स दिलवाना होता है। तो टेम्पलेट्स ये सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है। और अगर आप सिंपल सा आप ये भी बोलते हो व्यू में हम यूजर इंटरफेस के जरिए काम करते हैं, देखो व्यू आपको सिर्फ पेज दिखाएगा, बैकएंड पे क्या काम कर रहा है वो नहीं दिखाएगा। सही है ना। ये जैसे एक व्यू है आपके पास, ये व्यू है, लेकिन इस पेज को डिस्प्ले कराने में कौन सा फंक्शन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये पेज डिस्प्ले भी हो रहा है व्यू से ही हो रहा है। मैं आपको जब अभी ये एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्यू के जरिए मैं कैसे पेज कॉल कर रहा हूँ अपना और पेज कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ओके। वो मैंने बता दिया है, रिकॉर्डिंग देख लेगा अपना इस वीडियो की, इसमें मैंने बात कर ली है कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्यूशन नहीं करा। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सॉल्यूशन होगा पूरा। सही है। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाइव, उसको नहीं दे सकते। आप जब ये बनाएंगे ना तो ये लाइव ही होगा एक तरीके से। आप जब ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट की वर्किंग चल रही होगी, आपका डेटा भी सेव हो रहा होगा, डेटा डिस्प्ले भी हो रहा होगा, डेटा अपडेट भी हो रहा होगा, पेमेंट भी हो रही होगी, पेमेंट एंड सक्सेसफुल भी हो रही होगी। सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप उसी प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए अपने दूसरे सिमिलर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उसका कोड मिल जाएगा। अच्छा गाइस, एक और बात, अब मेरी बात सारी गौर से समझिएगा आप लोग। सही है। मैं जाता हूँ ग्रुप टू में। ग्रुप टू में एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ ही है। सही है। ठीक है गाइस। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ, फोल्डर, न्यू फोल्डर, शॉर्ट कोर्स 9। ठीक है, शॉर्ट कोर्स 9 के नाम से मैंने बना दिया। ठीक है। यहाँ लाके मैंने ये फोल्डर पेस्ट कर दिया। यहाँ तक वर्किंग समझ में आई? यहाँ तक वर्किंग समझ में आई? मतलब मैंने एक दूसरे फोल्डर में से कोई एक फोल्डर कॉपी करा, उसको एक नया फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर गया, एक न्यू फाइल बना देता हूँ। शकेब के नाम से मैंने एक फाइल बना दी। तो क्या जो मैंने ये फाइल बनाई है शकेब वाली, यही सेम फाइल वहां पे भी बन गई होगी ग्रुप टू के फोल्डर में? क्यों नहीं बनी होगी? ये ये अलग है, दोनों का पाथ अलग है। ठीक है, पर लेकिन फोल्डर का नाम तो सेम है ना, यहीं से तो मैंने कॉपी करा था। उसमें मैंने चेंजेस कराए वगैरह। ये जो मैंने प्रैक्टिस करी है ना, ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने करी है कि हम बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या बनाते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट जस्ट लाइक कि ये जितने सारे फोल्डर्स हैं, ये समझ रहे सबके सब सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट है। मतलब
जो काम मैं ग्रुप 2 में करूंगा तो वो ग्रुप 2 के फोल्डर के अंदर ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा ग्रुप 3 में भी हो रहा होगा काम। ऐसा ही है ना? जिस तरीके से मैंने अभी एक नया फोल्डर बना के उसके अंदर एक नई फाइल ऐड कर दी, तो वो फाइल खाली इसी फोल्डर के अंदर रही, किसी और को इफेक्ट नहीं करा उसने। ऐसा ही है। तो हमारे पास हम हर प्रोजेक्ट का वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। उस इन्वायरमेंट का फायदा ये होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में पाइथन या जेंगो के 10 प्रोजेक्ट पड़े हुए, ठीक है? अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ 11वां, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर के अंदर जाके उसके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दूंगा। तो फिर ताकि उसके रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी पैकेजेस मैं इंस्टॉल करूं, तो वो मेरे किसी और पुराने वाले प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना करे, डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से हम हर प्रोजेक्ट का बनाते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनने का फायदा ये होता है कि मेरा हर प्रोजेक्ट सेपरेट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ताकि वो किसी और प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब ना कर दे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, अब 10 के 10 मेरे जो जेंगो का वर्जन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2.3 यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, अब मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, डायरेक्टली जेंगो स्टोर कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब क्या हुआ, जेंगो का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन आ गया 5.11, ठीक है फॉर एग्जांपल। अब क्या हुआ, जितने मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, अगर उनमें उनका वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ, अगर वो भी सिंपल ही रखे, तो होगा क्या है, जो मेरा मेन जेंगो का फोल्डर है, जो कि पाइथन की एक फोल्डर है जहाँ पे सारी लाइब्रेरी स्टोर होती है, वहाँ पे मेरे पास 2.4 पहले स्टोर हुई थी, वही सब जगह यूज। अब उसने क्या करा, जैसे ही मैंने उसको नया इंस्टॉल करा, उसने पुराने वाले को अपडेट कर दिया, 2.4 को 5.11 कर दिया। अब क्या हुआ, जो 2.4 में फंक्शनलिटी थी, वो जरूरी नहीं 5.11 में भी हो, क्या पता 5.11 में उसका नाम चेंज कर दिया। अब वो क्या, जब मैंने अपडेट कर दिया, जब नया इंस्टॉल कर दिया, तो उसने मेरे सारे पुराने प्रोजेक्ट चेंज कर दिए। अब वो मुझको मैं रन कर रहा हूँ, मुझे एरर दे रहा, बोला ये फंक्शनलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि जेंगो का वर्जन ही चेंज हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करें उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में रह के उसके पैकेज इंस्टॉल करें, ताकि वो मेरे किसी और पैकेज को या किसी और प्रोजेक्ट को जाके डिस्टर्ब ना करे। यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है, वो मैं बनाऊंगा। नहीं, अभी नहीं बनाया मैंने, अभी सिर्फ फोल्डर बनाया मैंने, शॉर्ट कोर्स नाम के नाम से, 9 के नाम से, ठीक है? ये फोल्डर एम्प्टी है। अभी ना मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया ना कुछ बनाया, अभी बनाऊंगा। आपको सिखाऊंगा वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन में कैसे बनाना, ठीक है? अभी तो सिर्फ मैंने एक फोल्डर बनाया अपनी डायरेक्टरी में कि जिसमें मैं अपना ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, सही है? अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके मैं अपनी सारी इंस्टॉलेशन करूंगा, जेंगो इंस्टॉल करूंगा, अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, वो सब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद। उससे पहले नहीं कर सकता, अगर उससे पहले करूंगा तो अगर जो मेरे विदाउट वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सबके सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारा सबसे बेस्ट प्रैक्टिस, ये डेवलपर की प्रैक्टिस होती है कि हम जो भी चीज़ बना रहे होते हैं उस सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते क्यों हैं, ये पर्पस तो समझ में आ गया ना आपको? ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैं अपने इस फोल्डर के अंदर आ गया, हमने डिसाइड कर लिया भाई इस फोल्डर के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इसी फोल्डर के अंदर अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा। तो आपने इस फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे आप लिखेंगे CMD, यहाँ पे टर्मिनल, आपका ये टर्मिनल अगर मैक यूज़ कर रहे हो टर्मिनल ओपन कर लें या कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें, तो आप उसी डायरेक्टरी के अंदर आ जाएं जिस फोल्डर के अंदर आपने काम करना है। तो देखें अभी मैं सी के अंदर मैंने ये फोल्डर बनाया, तो मैं सी के इस फोल्डर के अंदर ही खड़ा हूँ, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब अपने पास कॉपी पेन रख लें आप सबके सब, क्योंकि मैं कुछ कमांड्स लिखूंगा, वो कमांड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए।
उसको नोट डाउन भी कर लें और आपको याद भी होनी चाहिए कमांड्स। ठीक है, स्टार्ट करूं? अच्छा, सबसे पहले एक चीज होती है, एक पैकेजेस होते हैं पाइथन के, उसमें कहते हैं पी आई पी पिप। ये लिखा पी आई पी पिप इंस्टॉल। पिप के आगे लिख रहा हूं मैं इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल ई एन वी। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो, पाइथन आपका ऐड टू पाथ हुआ हो, जब भी ये कमांड चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है, एरर दे देंगी। अब इसकी कमांड है, सबसे पहले ये कौन सी कमांड है? ये कमांड है वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने की। पाइथन प्रोग्रामिंग में वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो ये है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ई एन बी। इन्वायरमेंट का पूरा नहीं लिखते, सिर्फ ई एन बी लिखते हैं। ठीक है। ये ये कमांड किस चीज की है? वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने की। सही है। ये मेरा रूट है, यहाँ पे लिख दें आप वो कमांड, लिख के एंटर कर दें। क्या दे रहा है मैसेज? आप यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है। ये मैं लिख के जैसे ही इंटर करूंगा, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और अपनी डाउनलोडिंग के बाद इंस्टॉलेशन करेगा। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो ये मुझे बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, देखिए इसने मुझे बता दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट। आप लोगों के पास ये इंस्टॉल नहीं होगा, आप लोगों के पास ये डाउनलोडिंग करके इंस्टॉल करेगा, पीछे लिखेगा डाउनलोड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, कुछ ऐसा मैसेज दे देगा आपको। यहाँ तक बात समझ में आई? जब आपने ये वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, फिर आप अपनी डायरेक्टरी में चले जाएं जहाँ आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। ठीक है। अब आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे, जब आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लिया, तो आप यहाँ लिखेंगे वर्चुअल ई एन बी स्पेस देके ई एन बी। क्या कमांड लिखी मैंने? वर्चुअल ई एन बी, जो कि पैकेज इंस्टॉल कर रहा था उस पैकेज का नाम लिखा, और आगे फोल्डर का नाम दे दिया कि किस नाम का मेरा इन्वायरमेंट का फोल्डर होगा। तो मेरा इन्वायरमेंट का फोल्डर होगा ई एन बी के नाम से। सही है। अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ देखें मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे ई एन बी के नाम से। ठीक है। और इसने बता भी दिया भाई ये इन्वायरमेंट वाला आपका भी फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर ये दो सब फोल्डर आ रहे हैं, एक लाइब्रेरी और स्क्रिप्ट। हमें स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, एक है लिखा हुआ है एक्टिवेट डॉट बैट, और इसी तरह लिखा होगा डीएक्टिवेट डॉट बैट। यार इसकी ना भी बड़ी नहीं हो सकती। ये एक्टिवेट डॉट बैट है और डीएक्टिवेट डॉट बैट है। ठीक है। मैं आया कहाँ पे, मैंने जो फोल्डर क्रिएट करा उस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट का फोल्डर है, वहां पे ये दो फाइल पड़ी हुई है, एक्टिवेट डॉट बैट की और डीएक्टिवेट डॉट बैट की। सही है। डीएक्टिवेट जैसे नाम से ही जाहिर है, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट की जो नाम से जाहिर है कि मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। तो सबसे इनिशियल लेवल अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सबसे पहले मैंने करा क्या? जरा मुझे कोई एक बंदा रिवाइज कराए। बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करा, उससे पहले इन्वायरमेंट इंस्टॉल करा था। आप अपने रूट पे जाके इंस्टॉल कर लो वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर आ जाओ। सही है। उसकी
इसी फोल्डर में हो जाता है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे भी कोई कमांड चलाऊंगा ये भी चल जाएगा। लेकिन समहाउ अगर आपको एरर देता है, समहाउ अगर एरर देता है तो रूट पे जाके कर लेगा। सही है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम अपने प्रोजेक्ट्स की जो चीज़ें होती हैं, नहीं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम उसमें काम कर रहे हो, जैसे हमारे डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग उसमें बना रहे होते हैं, जेसन फाइल होती है, वो थर्ड पार्टी एपीआई होती है, कुछ सीक्रेट की होती है, वो हम रखते हैं इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स में। वो इसलिए रखते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, वो बार बार डिस्टर्ब ना हो। सही है ना। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक्टिवेट लिख दिए, मैं बैट लिखूंगा, आप एक्टिवेट लिख दिए, कोई मसला नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ तक क्या था, पहले एक हमने फोल्डर बनाया, फिर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करा, उसकी कमांड थी पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। वो जब इंस्टॉल हो गया तो हम अपने फोल्डर में आए। माइक ऑफ कर ले गाइस। अच्छा, हम सबसे पहले हमने फोल्डर क्रिएट करा। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम अपने रूट पे गए, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करा। उसकी कमांड थी पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। जब हमने वो क्रिएट कर लिया तो हम अपने उस फोल्डर के अंदर आए, हमने वहाँ पे एक कमांड चलाई, वर्चुअल इन्वायरमेंट ई एन बी करके, वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखा, स्पेस देके ई एन बी, ताकि वो मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो जाए उस नाम से। जब वो क्रिएट हो गया तो अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है। तो अब एक्टिवेट करने की क्या कमांड है, हमें लिखना है ई एन बी, अपने फोल्डर का नाम, बैक स्लैश स्क्रिप्ट, क्योंकि ई एन बी के अंदर एक फोल्डर है स्क्रिप्ट का, फिर बैक स्लैश, फिर यहाँ लिखना है एक्टिवेट, जो मेरी फाइल का नाम है वो लिखना है। अच्छा, मेरे पास एक्टिवेट डॉट बैट आ रही है तो मैं एक्टिवेट डॉट बैट लिख दूंगा। अगर आपके पास खाली एक्टिवेट आ रही है तो आप एक्टिवेट ही लिख के इंटर प्रेस कर देगा। सही है। तो मेरे पास एक्टिवेट डॉट बैट आ रही है, तो जैसे ही मैं इस पर इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें यहाँ पे ई एन बी के साथ राउंड ब्रैकेट लगा हुआ आ गया। इसका मतलब यह है कि मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। यस, करेक्ट। अब ये हमें पता चल जाएगा हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद एक कमांड है पिप फ्रीज। पिप फ्रीज। अब पिप फ्रीज क्या करती है कि वो बताती है कि मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर मैंने जितने भी पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करे, उन सबके सबके नाम दे देती मुझे कि आपने इस इन्वायरमेंट के अंदर ये पैकेज इंस्टॉल करे। तो अभी जब मैं इसको इंटरप्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे एम्प्टी दे रहा है, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं दिया इसने, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने एक्टिवेट करा है, इसमें मैं कोई पैकेज इंस्टॉल ही नहीं करा मैंने। ठीक है। तो मुझे ये बता रहा है अभी यहाँ पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे ये, व्हाट इज पिप। पिप है क्या। पिप पाइथन का एक फंक्शन है, ये पैकेज है जिसके अंदर सारे पैकेजेस पड़े होते हैं। हम पिप के ही जरिए सारी कमांड चलाते हैं और पाइथन के पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं। बेसिकली पाइथन इंटरफेस करके कुछ उसकी फुल फॉर्म है। इसी के अंदर सारे पाइथन के पैकेजेस पड़े होते हैं, तो हम पिप लिखते हैं, उसके आगे इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल लिखते हैं, और इंस्टॉल के आगे अपने पैकेज का नाम लिखते हैं, कौन सा पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है। और अगर कुछ इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो पिप के साथ वो चीज़ लिख देते हैं जो चीज़ हम एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो आप देखेंगे आपने जितने भी पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करना है आपने पिप के साथ ही करना है। पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल MySQL client, pip install stripe, pip install this, pip install this, pip install this। तो ये पिप के साथ ही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। यस, व्हाट इज पिप इन पाइथन, आप गूगल भी करके देख लें। पैकेज मैनेजमेंट है जिससे पैकेजेस आते हैं सारे। पिप पाइथन ट्यूटोरियल फॉर पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसमें सारे पैकेजेस पड़े हुए होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जिसके जरिए ही हम इंस्टॉल करते हैं।
पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, पैकेज मैनेजर है जिससे हम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं Python, ठीक है। और ये इसकी वेबसाइट है, क्या, पाइपल, PYPL, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है जिससे आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी इंस्टॉलेशन की। जैसे आपने जेंगो इंस्टॉल करना है तो यहाँ लिख दें जेंगो इंस्टॉलेशन पिप, ठीक है। अब क्या होगा, ये वेबसाइट यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये यहाँ कमांड दे दी कि इस कमांड से जेंगो इंस्टॉल होगा, तो ये इसने बता दिया। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से इंस्टॉलेशन एंटर करेंगे, तो यहाँ से इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सारी कमांड इस वेबसाइट से मिल जाएगी, पाई से। जो आप लिख के ऐसे सर्च करेंगे पिप के जरिए, तो ये आपको इसमें ही बता देगा कौन सी कमांड है, अगर आप लोग कमांड ऐसे नहीं मिलती तो। सही है। अब आ जाना वापसी अपने फोल्डर पे। अच्छा, मीटिंग में कितना टाइम रह गया है? हम्म। हम्म। यस करेक्ट, वर्चुअल एनवायरनमेंट हर प्रोजेक्ट को सेपरेट कर देता है, तो हम, यस यस एग्जैक्टली। ये जेंगो सिर्फ इस प्रोजेक्ट, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि जेंगो का ना ओल्ड वर्जन यूज करो, लाइक के 3.2। तो मैंने क्या करा, उसको एनवायरनमेंट बनाया और मैंने 3.2 वाला वर्जन इंस्टॉल कर दिया। उसकी कमांड क्या है, उसकी कमांड फॉर एग्जांपल ये है, pip install django इक्वल टू 3.9.2। मैं यहाँ वर्जन भी बता रहा हूँ कि ये वाला इंस्टॉल कर दो, तो अब क्या होगा, खाली इस प्रोजेक्ट के लिए 3.9.2 इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं 3.9.2 यूज कर रहा हूँ। अब मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसमें मेरी रिक्वायरमेंट लेटेस्ट जेंगो यूज करना है, तो मैं वहाँ वर्जन नहीं दूंगा, मैं खाली लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो, तो वो ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट वर्जन होगा जेंगो इंस्टॉल कर देगा। अब आपके पास दो प्रोजेक्ट हो गए, एक प्रोजेक्ट जो जेंगो 3.92 पे चल रहा है, एक प्रोजेक्ट जो कि 5.2 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5.1.2 में जो फंक्शनलिटी होगी वो शायद 3.9 2.9 में ना हो, सही है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का फायदा ये होता है ताकि एक प्रोजेक्ट मेरे दूसरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट ना करते, रिफ्लेक्ट ना करे। अगर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाता तो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल करता हूँ पिप इंस्टॉल जेंगो। तो ये जेंगो कहाँ इंस्टॉल होगा पता है, पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है, पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है, जिसके अंदर सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्ट, वहां पे जाके इंस्टॉल कर देगा जेंगो। अब अगर वहां पे 2.4 पड़ा होगा, वो उसको डिलीट करके नया वाला डाल देगा। तो होगा क्या, जो मेरे 2.4 पे चल रहे हैं वो सबके सब प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे, चलना ही बंद कर देंगे। मतलब पाइथन की मेन रूट में जाके इंस्टॉल कर देगा इसको। तो हमें मेन रूट में जाके इंस्टॉल नहीं करवाना, हमें कहाँ करवाना है, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट करते हैं ना, तो वो मेन रूट पे नहीं आ रहा होता। वो इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि जो चीज़ पहले इनिशियल लेवल है रूट में डाला करें, ठीक है। जब रूट में डल जाए उसके बाद अपना सेपरेट एनवायरनमेंट बना के आप वहाँ पे वर्जन चेंज करते रहे, कुछ भी करते रहे, तो वो कोई मसला नहीं। अभी आप लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। आते हैं जेंको में, कोई ऐसी बात नहीं मेरे हर बैच वाले स्टूडेंट्स का है। अच्छा, अब हमने क्या करा कि हमने एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया, हमने चेक कर लिया भाई एनवायरनमेंट एक्टिवेट है। उसके बाद मैंने कमांड लिखी पिप इंस्टॉल जेंको। अब मुझे जेंको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसकी कमांड क्या है, पिप इंस्टॉल जेंको, DJANGO, ठीक है। अब मैं इसको इंटरप्रेस करता हूँ। अब ये देखें डाउनलोडिंग हो रही है, पहले ये सारी डाउनलोडिंग कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग, ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, TZ डेटा, टाइपिंग एक्सटेंशन, SQL पास, ASGIRF, Django, ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। अभी वेट करना है जब तक ये मैसेज नहीं दे देता।
ठीक है, इसने क्या दे दिया, सक्सेसफुली इंस्टॉल जेंगो। ये सारे वर्जन इसने इंस्टॉल कर दिया। अभी जेंगो का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.0.6 इसने इंस्टॉल करा है, सही है। ये इसका ये वाला वर्जन इंस्टॉल करा है, इसका ये वाला करा है, और इसका ये सब इसने इंस्टॉल करा है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। तो वही कमांड दोबारा चलाएंगे, पिप फ्रीज वाली। तो अब ये बता देगा कि हमारे पास कौन कौन से इस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हो गए। तो ये बता रहा भाई ASGIRF ये इंस्टॉल हुआ है, जेंको इंस्टॉल हो गया, SQL पार्स इंस्टॉल हो गया, टाइपिंग एक्सटेंशन यूज हो गया, TZ डेटा इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने तो खाली जेंको इंस्टॉल करा था, इतने सारे कहाँ से हो गए। तो जेंको के साथ जितनी उसकी डिपेंडेंसीज है ना, वो सबकी सब इंस्टॉल हो जाती हैं। तो एक ही कमांड से पिप इंस्टॉल जेंको से उसकी जितनी डिपेंडेंसीज है वो भी साथ में इंस्टॉल हो जाती हैं। तो वो सबकी सब इंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर मेरे पास ये पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, ठीक है, मैं न्यू लिंक बना रहा हूँ, अब आप लोग उसमें आ जाओ। अच्छा भाई, मजाक कर रहा था, दिल पे नहीं लेना, थोड़ी हो जाता है, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए थे, हमने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था, जेंगो इंस्टॉल कर लिया था। अब हम चलते हैं वापसी यहाँ। ठीक है, अब हमने जेंगो इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट बना लिया, अब हमें जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करने की क्या कमांड है पहले देख लेते हैं। जेंगो डैश एडमिन। अब मैंने जेंगो डैश एडमिन लिखा। आवाज आ रही है ना आप सबको मेरी। अब जेंगो डैश एडमिन लिखा तो इसने बता दिया कि जेंगो डैश एडमिन में कौन कौन सी कमांड्स हैं। अभी इसने प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करा, सिर्फ कमांड्स बताइए। चेक है, कंपाइल मैसेज है, डीबी शेल है, मैक मैसेज, मैक माइग्रेशंस, माइग्रेट, ऑप्टिमाइज, रन सर्वर, सेंड टेल, शेल, एसक्यूएल फ्लश, माइग्रेट, स्टार्ट ऐप, स्टार्ट प्रोजेक्ट, टेस्ट, टेस्ट अवर। ये कुछ जेंगो की कमांड्स हैं जिसको यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी होती है। सारी तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आप इसमें से यूज़ करेंगे, जैसे कि मैक माइग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे, माइग्रेट हम लोग यूज़ करेंगे, शेल हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, रन सर्वर तो मोस्टली यूज़ करते ही करते हैं, इसके बगैर तो सर्वर ही नहीं चलता हमारा। स्टार्ट ऐप यूज़ करेंगे, स्टार्ट प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये कुछ कमांड है जो कि हम यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं अपना जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट। ठीक है, जेंगो जी, नहीं इसके साथ, क्योंकि अब हम जेंगो के अंदर काम कर रहे हैं। वेब तो पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए होता है ना, जब जेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है तो अब हम जेंगो के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम जेंगो की कमांड यूज कर रहे हैं, इसके साथ हम पिप नहीं लिखेंगे। स्टार्ट प्रोजेक्ट और आगे हम दे देंगे प्रोजेक्ट का नाम। कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आइडिया दे। मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ई कॉमर्स साइट नहीं होगी। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो पहले भी नहीं, नाम नहीं, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट सोचें क्या। कौन सी है। अरे भाई वो क्रूड ऑपरेशन करके दिखाना है मुझे, अभी कहाँ ट्रेडिंग की तरफ लेके जा रहा है भाई। वेबसाइट ऐसी चीज बनानी है जिसमें हम अपना डेटाबेस भी यूज कर सकें, डेटा स्टोर करके भी मुझे आप लोगों को दिखाना है। एसटीडी तो पहले भी बनाया था मैंने, अच्छा था। एस टी एम के नाम से बना रहा हूँ, सही है, STM। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या SMT, या एस एम एस कर देते हैं, STMS कर देते हैं, क्योंकि SMS के नाम से मेरे ख्याल पहले बना था।
STMS, ठीक है। इसकी कमांड की जेंगो डैश एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद स्पेस देके प्रोजेक्ट का नाम डालना है ताकि उस नाम से फोल्डर क्रिएट हो प्रोजेक्ट का। तो STMS के नाम से हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें STMS के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। कहाँ क्रिएट हुआ है? उसी फोल्डर के अंदर, शॉर्ट कोड्स 9 वाला जो हमने फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर इन्वायरमेंट का भी फोल्डर है और मेरे प्रोजेक्ट का भी फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर जाते हैं हम। इस फोल्डर के अंदर एक मैनेजमेंट डॉट पाई की फाइल पड़ी है, मैनेज डॉट पाई की फाइल, ठीक है। किस फोल्डर के अंदर पड़ी है? ये पहले वाले एसटीएमएस के अंदर जाएंगे, उसके अंदर मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है। मैनेज डॉट पाई की फाइल आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है आपके जेंगो प्रोजेक्ट की। अगर ये फाइल यहाँ से हटा दी गई तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा, रन ही नहीं होगा, कोई कमांड ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो जेंगो का प्रोजेक्ट चलता है वो मैनेज डॉट पाई पे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं इसकी कमांड चलाऊंगा इसको स्टार्ट करने के लिए, तो आप देखेंगे कौन सी चलाऊंगा, जो जहाँ पे मैनेज डॉट पाई पड़ी उसी के साथ मैं इसकी कमांड चलाऊंगा। अच्छा, अब इसको ओपन करने का क्या तरीका है, देखें। STMS के अंदर जाएंगे, जहाँ मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है, जहाँ मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है वो पाथ मुझे चाहिए होता है जिसको मैं यूज कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को ओपन विद कहाँ है, चलो यहाँ से नहीं आ सकते, खोलते अपना पहचान। पहचान मैंने खोला, फाइल में गया, ओपन में गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो फोल्डर था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सी में मेरा फोल्डर था शॉर्ट कोर्स 9, ठीक है। इसके अंदर मेरा ये फोल्डर पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैनेज डॉट पाई की फाइल है। मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। जो इन्वायरमेंट के साथ फोल्डर था ना उसके अंदर पड़ी हुई है, तो मुझे वो फोल्डर खोलना है जिसके अंदर मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी हुई है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये अंदर वाला फोल्डर खोल देते हैं, तो अंदर वाले फोल्डर में मैनेज डॉट पाई की फाइल है ही नहीं, तो अंदर वाला नहीं खोलना, वो वाला फोल्डर खोलना है। जैसे ये फोल्डर में स्क्रॉल करता हूँ उसमें मैनेज डॉट पाई दिख रहा है मुझे, तो मुझे वो फोल्डर खोलना है जिसमें मैनेज डॉट पाई की फाइल हो, ठीक है। क्योंकि ये बात आप लोग सुन लें गौर से, मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मुझसे यही सवाल कर रहे थे, सर मेरे पास प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा। तो जब मैं बता रहा हूँ तो पता नहीं उनका ध्यान कहाँ होता है। तो ये चीज़ गौर से सुन लें कि वो फोल्डर खोलना है जिसमें मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी हो। तो ये इस फोल्डर के अंदर मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है, तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, सही है। तो अब ये देखिए मेरे पास खुल गया, ठीक है। STMS आ गया हमारे प्रोजेक्ट का नाम। सबको बंद कर दें, ये चल रही है, इसको मैं हाइड कर दूं। पर देखें इसके अंदर मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है, सही है। तो मतलब मैं बिल्कुल सही पाथ पे हूँ, जहाँ मेरी मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है उसी पाथ पे मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल देखें, यहाँ ऑल्टर प्लस F12 से टर्मिनल खुलता है। टर्मिनल पे आए हम, और यहाँ मैं लिखूंगा पाइथन, ये कमांड नोट कर लें, मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। क्या कमांड है इसकी, पाइथन मैनेज डॉट पाई, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ये इसकी कमांड है। रन सर्वर वाली मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे जेंगो में, ये वही चल रही है। मैनेज डॉट पाई कौन सी, ये इस फाइल का रेफरेंस है, मैनेज डॉट पाई, ठीक है। अब मेक श्योर कर लेंगे कि बात बिल्कुल सही हो, क्योंकि STMS के अंदर ही मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है, बिल्कुल सही है। STMS के अंदर ही मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी है, बिल्कुल सही है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे एक URL रिटर्न करेगा, जिसका पर्पस ये होगा कि मेरा जेंगो सक्सेसफुली चल रहा है, मेरा सर्वर सक्सेसफुली चल रहा है। इसको मैंने एंटर करा तो इसने देखिए एक URL दे दिया मुझे, यहाँ बता भी रहा होगा मुझे, यहाँ पे बता रहा है मुझे जून, ये जेंगो का भी हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 3.2.9, क्योंकि इसने मेरा पुराना वाला यूज़ कर दिया।
क्या हुआ? आवाज आ रही है गाइस? हेलो, आवाज आ रही है? ओके। स्क्रीनशॉट वीडियो। सही नजर स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? ये यूआरएल मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने ब्राउजर पे जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ आके मैंने ब्राउजर पे open किया। तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है? जेंगो द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब हमारा जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और जेंगो का सर्वर भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ सारी जेंगो का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने देखना तो यहाँ से देखनी, पर ये चला कहाँ से? इसकी कमांड मैंने चलाई पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ये मैंने जब कमांड चलाई तो मेरे पास ये चल गया और उसने मुझे एक यूआरएल रिटर्न करा। ठीक है, जब इसने मुझे ये यूआरएल रिटर्न करा तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर पर खोल देगा। तो मतलब अभी हमारा जेंगो की सही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गई है, जेंगो हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब जेंगो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम कहाँ का काम करेंगे और कैसे डिस्प्ले होगी? किस स्टेप को? मैं बैक कर देता हूँ। टर्मिनेट, टर्मिनल गया, इस पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ठीक है, ये लिखूंगा, ये मुझे यूआरएल रिटर्न करेगा। इस यूआरएल को मैंने कॉपी करना है और ब्राउज़र पे जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ मेरा सर्वर चल रहा है। ठीक है, सिर्फ वही लिखना है, पाई चार्ट पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर लिखेंगे तो ये आपको एक यूआरएल रिटर्न कर देगा जो कि आपका सक्सेसफुली चला रहा है आपको चैनल। ठीक है, इस पर क्लिक भी करेंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चले जाएगा, यहाँ पे खुल रहा है मेरे पास। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? आपने वही गलती कर दी जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ऐड टू पाथ नहीं, ऐड टू पाथ नहीं, एस एम टी पी वाला जो फोल्डर है वो वाला खोल लिया होगा जिसमें मैनेज डॉट पाई की फाइल होगी नहीं। इतनी बार मैंने बताया है कि भाई ये फोल्डर खोलना है जिसमें मैनेज डॉट पाई की फाइल है। मैनेज डॉट पाई की फाइल इस वाले में जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस वाले में नहीं है। अंदर वाले में तो मैनेज डॉट पाई है ही नहीं, इसमें तो ये 4-5 फाइल है, ये है ही नहीं। यहाँ मैनेज डॉट पाई नहीं, मैनेज डॉट पाई पड़ी हुई है इसके अंदर। तो आपने अंदर वाला एस टी एम एस वाला फोल्डर खोल लिया होगा, जब भी वो आपको दे रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। आप जाके दोबारा ओपन करें, प्रॉपर पाथ वाला खोलें जिसमें मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी हो, वो वाला पाथ ओपन करें। ठीक है, जब आप वो पाथ ओपन करेंगे तो कमांड चलाएंगे तो कमांड चल जाएगी। ये कमांड चल गई। आप किसी भी फोल्डर में बना के खोल सकते हैं, किसी भी फोल्डर में बना के खोल दो वो चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ और भी चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में गए आप,
प्रोजेक्ट का नाम दे दो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ दे दूँ SM स्टूडेंट मैनेजमेंट STMS 2, ठीक है, STMS 2 के नाम से दे दिया। न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है इसका, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। बेस इंटरप्रेटर आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो आ जाए, ठीक है। और जेंको का प्रोजेक्ट कहाँ से डिफाइन होता है, क्योंकि पुराने वाले में नहीं था शायद, मैंने देखा नए वाले में जेंको आया, ठीक है, जेंको करते हैं। अच्छा देखिए नए वाले में क्या करा हुआ है इसने, अगर डायरेक्टली हम यहाँ से करते तो बोलता है आप प्रोफेशनल बाय करो, ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली यहाँ से ना करें, आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही बना लें, वरना यहाँ से फिर फ्री ट्रायल आएगा, फिर हमें पे करना पड़ेगा उसको 1 महीने बाद। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आप वैसे ही बना लें, अपने कमांड प्रॉम्प्ट से ही अपना जेंको का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब वो क्रिएट हो जाएगा, आप उसको ओपन करेंगे, मेक श्योर मैनेज डॉट पाई वाली फाइल ही ओपन करें। जब आप वो ओपन कर लेंगे, तो आपने कमांड चलानी है पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, और ये आपको रिटर्न में करेगा यूआरएल, ठीक है। इस यूआरएल को आप ओपन करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा, जो बता रहा है कि सक्सेसफुली आपका जेंको इंस्टॉल हो गया है और सक्सेसफुली चल रहा है। सही है, ये चल रहा है मेरा जेंको जब भी ब्राउजर को ओपन कर रहा है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सबका हो गया। सुभान, क्लियर हो गया आपका वो मसला? हेलो, आप लोग हैं मीटिंग में? चलें ठीक है, कोई अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, बाकी तो प्रोग्रामिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ उसका एक फोल्डर बनता है और इसका एक सब फोल्डर बनता है। जो उसका सब फोल्डर बनता है ना, वो मेन होता है, जिसके अंदर सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, जिस फोल्डर के अंदर आपकी सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल है, वो आपका मेन प्रोजेक्ट की फाइल है। क्या है? मेन प्रोजेक्ट की फाइल है, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट की जितनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जितनी सेटिंग्स करनी है, आपने उस फोल्डर के अंदर करनी है। सही है, तो जिस फोल्डर में सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल है, वो आपका मेन फोल्डर है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ सेटिंग्स डॉट पाई में। सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल मैंने ओपन कर ली, ठीक है। आपके जेंको की सबसे जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो ये है, ये वाली फाइल है सेटिंग्स डॉट पाई। इसी से आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या चीज़ चलानी है, क्या चीज़ इंस्टॉल की है, कौन सी थर्ड पार्टी इंस्टॉल करनी है, उसकी की क्या रखनी है, क्या करना है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है, टेम्पलेट्स का फोल्डर कौन सा बनाना है, स्टैटिक फाइल का फोल्डर कौन सा बनाना है, किस किस को अलाउ करना है, किस किस को रिस्ट्रिक्ट करना है, डीबगर ट्रू करना है या डीबगर फॉल्स करना है, सारी चीज़ें जो आपको दिखाता है वो ये सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल दिखा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, सही है। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई हैं, देख रहे हैं। फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या हुआ, उसने देखा आपको सारी फाइल्स बना के दे दी, तो फाइल्स में कोड पहले से हुआ हुआ है, इसकी सीक्रेट की है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करते, ये हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट होती है, ठीक है। डीबगर टू है, इसका मैं बाद में चल के बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। इंस्टॉल एप्लीकेशन, बाय डिफॉल्ट जिनको हमने इंस्टॉल करा था उसके साथ मेरे पास कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, ये सबके नाम लिखे हुए हैं, ये सारी एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल हुई हैं। मिडिल वर्ड्स क्या होते हैं? मिडिल वर्ड्स जस्ट लाइक ब्रिज, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कोई ऑथेंटिकेशन के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जितने मिडिल वर्ड्स जेनगोना में दिए हैं वो सबके सब यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन, रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन ये जो आ रहा है, ये बेसिकली बताता है कि मेरे मेन यूआरएल की फाइल कौन सी है,
जो कि मेरा ये प्रोजेक्ट देखेगा जब भी एग्जीक्यूट होगा, वो सबसे पहले इस यूआरएल की फाइल में जाएगा और फिर जाके देखेगा कि ये मैं चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ। सही है। तो इसको इसने बता रहा है कि HTMS के फोल्डर के अंदर जो URLs की फाइल है वो मेरी मेन फाइल है। तो ये रहा मेरा HTMS का फोल्डर, इसके अंदर URLs की फाइल है ये वाली, ये इसकी मेन फाइल है। वो हमेशा आके इसको इसको रीड करेगा, यहाँ से चेक करेगा कि इसमें वो पाथ है जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स ये बाय डिफॉल्ट इसके पूरी देखें। अच्छा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बनी हुई है? अगर मैं आप लोग सवाल करूँ ये क्या चीज़ है? बिल्कुल करेक्ट, ये डिक्शनरी बनी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यूज हुई हुई हैं। पर टेम्पलेट्स के नाम से क्या है ये लिस्ट। करेक्ट, ये लिस्ट है। तो अब आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट पे जो काम होता है तो हमारे डेटा की टाइप भी चेंज होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के टैग वार होते हैं। एक लिस्ट के अंदर कितने डिक्शनरी लगी हुई, एक डिक्शनरी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक की है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक दूसरी डिक्शनरी शुरू हो रही है जो कि यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है। इस डिक्शनरी के अंदर भी एक और लिस्ट लगी हुई है जो कि यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये देखें पूरी हायरार्की प्रोजेक्ट में इस तरीके से काम होता है। आपको पता हो, पर लेकिन आपको पता है ना कि हाँ भाई अब ये लिस्ट है, आपको पता है हाँ ये डिक्शनरी है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे ये बैकएंड के साथ ये कॉलम लगा के ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ बैकएंड क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये की है, करेक्ट। और ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। कॉमा लगा, दूसरी की आ गई, उस की के अगेंस्ट एक लिस्ट बनी हुई है जो कि एम्प्टी है। सही है। फिर कॉमा आ गया, फिर तीसरी की बनी, उसके साथ उसकी वैल्यू आ गई। फिर कॉमा आ गया, चौथी की बनी, ये नेस्टेड डिक्शनरी बनी हुई है। सही है। एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी लग गई यहाँ से यहाँ तक, और उसके अंदर भी एक और की बनी, उसके साथ उसकी लिस्ट लग गई। अब लिस्ट में की होती नहीं है तो यहाँ देखें कोई की नहीं है, देख रहे हैं सिंगल सिंगल वैल्यू है। ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक खत्म, कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर चौथी वैल्यू। तो ये देख रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है लिस्ट डिक्शनरी सब कैसे चल रही है यहाँ पे? ठीक है। तो ये पे एडवांस लेवल जी। हाँ हाँ, जेंगो तो एमवीटी फॉलो करता है ना, ये टेम्पलेट्स वाला नहीं है। ये टेम्पलेट्स आपको बताएगा कि HTML की फाइल्स कौन सी है, किस डायरेक्टरी से उठानी है। सही। अच्छा, WSGI एप्लीकेशंस, बाय डिफॉल्ट ये WSGI है। इसका क्या काम होता है मैं बता देता हूँ आपको, आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे डेटाबेस। अब हमें अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे चेंजेस करनी होगी। बाय डिफॉल्ट जो जेंगो हमें प्रोवाइड करता है वो कौन सा डेटाबेस प्रोवाइड करता है? SQLite। SQLite। अच्छा किसी का माइक खुला हुआ, माइक बंद कर लेना। बाय डिफॉल्ट जेंगो जो हमें प्रोवाइड करता है वो SQLite वाला डेटाबेस प्रोवाइड करता है, बट हम SQLite यूज नहीं करेंगे, हम MySQL यूज करेंगे। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। वो हम आगे चल के कल जब काम शुरू करेंगे इसमें तब मैं उसको चेंज करूंगा। ठीक है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, मतलब पासवर्ड को वैलिडेट करना। ये देखना कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, सारी इसने पहले से लिख के दी हुई है आपको, इसको हमें कुछ भी नहीं छेड़ना, एज इट इज लेके रहना। लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, लैंग्वेज कोड बता दिया इसने। टाइम जोन कौन सा UTC है। ये बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहेंगी, इसको छेड़ते नहीं हैं। स्टैटिक URL, मतलब स्टैटिक में स्टैटिक का एक फोल्डर बनाते हैं हम पाइथन में, एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम अपनी HTML की फाइल डालते हैं। एक फोल्डर बनाते हैं स्टैटिक का जिसमें हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, अपनी CSS की फाइल डाल देते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल डाल देते हैं, अपने प्रोजेक्ट की इमेजेस वगैरह होती हैं या वीडियो होगी वो सब हम डाल देते हैं स्टैटिक फाइल्स में। ठीक है। तो उसका भी एक हमें राउट यहाँ पे सेट करना है, अभी यहाँ पे सेट नहीं होगा। और डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल यहाँ पे जेंगो की बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल 2 है। मतलब आप कोई भी जेंगो का प्रोजेक्ट बनाओगे इसमें वेब पेज पे ऑटोफिल वाली फंक्शनलिटी आती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है इसमें। तो ये थी सेटिंग्स डॉट पाई। ऑटो ऑटोफिल मतलब होता है ना, एक ऑटोफिल हो जाता है हमारे टैक्स। मतलब मैंने एक ईमेल सेव की भी होती है, जब मैं खोलता हूँ तो मेरा ईमेल लिखी भी आ रही होती है मेरे ईमेल के फील्ड में। तो ऑटो फिल मतलब खुद ब खुद फिल हो जाता है, एक बार सेव कर दो तो उसको फिल होता रहता है ऑटोमेटिकली। इसको नहीं छेड़ो, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। इसकी फंक्शनलिटी अगर आपने अलाउ नहीं करना, डिफॉल्ट ऑटो फील्ड लगा हुआ है इसमें ना, कौन सी है, पिक ऑटो फील्ड।
जो बड़ी ऑटो फील्ड है वो बाय डिफॉल्ट फिल होती है। नहीं, वो वो ब्राउजर की फंक्शनलिटी है जो कि ईमेल और ये चीजें सेव करते हैं। ये ऑटो फील्ड है, फील्ड। अच्छा, ये सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल थी। अब आ जाता है init डॉट पाई। अच्छा, आप देख रहे हैं init डॉट पाई की फाइल यहाँ पे है। ये जो अभी हम लोग ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है कि मैं इसको कॉल करूं या ना करूं, क्रिएट करूं या ना करूं, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, कॉल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद है आपको, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दिया था। वही सेम अप्रोच यहाँ पे है, पर लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये फाइल कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे आप इसको, ये इनिट की फाइल होती है, हर एप्लीकेशन के अंदर बनती है। बाय डिफॉल्ट ये एग्जीक्यूट होती है एप्लीकेशन, ये हेल्प आउट करती है एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने में। ये बाय डिफॉल्ट रहती है एम्प्टी, इसमें एक लाइन का भी हम कोड नहीं लिखते, ये ऐसे ही रहेगी एम्प्टी, इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं और इसको हम डिलीट भी नहीं करेंगे। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है, ये एम्प्टी ही रहती है। अब इसकी कोई ना कोई फंक्शनलिटी होगी, सिर्फ जो आज तक हमने भी स्टडी के लिए पढ़ा है, तो सिर्फ ये एम्प्टी फाइल हेल्प आउट करती है एग्जीक्यूशन, कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो। माइट भी पॉसिबल ये लोड डिवाइड करती होगी, कुछ ना कुछ करती होगी, इसका बैक एंड पे कोई काम होता है, लेकिन हमारे एंड से कोई काम नहीं है इसका। सही है, ये एम्प्टी ही रहती है, लेकिन इस फाइल को हम छेड़ेंगे नहीं। ये क्रिएट है, इसको क्रिएट ही रहने देंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं देंगे, एक ही लाइन का भी कोड नहीं लिखा होगा इसमें। सही है। फिर आ जाती है ASGI वाली फाइल। ये फाइल भी बाय डिफॉल्ट सेम रहती है, इसको हम नहीं छेड़ते, सेम रहेगी, इसमें हम कुछ नहीं करते। अच्छा, ASGI और WSGI ये दो फाइल है, ये बेसिकली करते क्या है। देखिए, ASGI और WSGI जो है, ये बेसिकली सर्वर साइड की फाइल है। जब हम अपना प्रोजेक्ट किसी सर्वर पे अपलोड करते हैं लाइव करने के लिए, तो ये वहाँ पे यूज होती है। सिर्फ इनका काम ये है कि ये सिर्फ डिनोट करती है कि अगर हमारा सर्वर सपोर्ट करता है WSGI को, तो ये WSGI के हिसाब से चला देती है हमारा प्रोजेक्ट। और अगर ये सर्वर हमारा सपोर्ट करता है ASGI को, तो ये ASGI के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट रन कर देती है। तो एएस की फॉर्म है एसिंक्रोनियस, WS का फॉर्म है वेब वेब सर्वर, वेब सर्वर कुछ इस तरीके से इसकी। तो ये, इसमें हम कुछ भी नहीं करते, ये फाइल ऐसे ही रहती है, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। ये सर्वर साइड के लिए सिर्फ हेल्प आउट करती है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रोजेक्ट ये वाला चल रहा है वो WSGI पे चल रहा है, क्योंकि आपने सेटिंग्स डॉट पाई में देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखा, WSGI एप्लीकेशन। ये मेरी एप्लीकेशन है जो WSGI पे चल रही है। ठीक है, अगर कोई सर्वर में हमें कुछ चेंज करना होता है कि नहीं ASGI के हिसाब से चले, तो हम यहाँ WSGI की जगह कर देते हैं ASGI एप्लीकेशन। ठीक है, फाइल यही रहेंगी, फाइल को हम नहीं छेड़ते, फाइल ऐसे ही रहेंगी, जो लिखा हुआ वही लिखा रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरे पास URLs की फाइल। URL की फाइल ये मेन फाइल है जो कि हमारा प्रोजेक्ट हमेशा आके इसी फाइल को चेक करेगा कि भाई जो भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा हुआ है, एडमिन एडमिन लिखा हुआ है। अभी मेरा सर्वर चल रहा है, यस चल रहा है। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, इसको कॉपी करा मैंने, कंट्रोल भी, इसको मैंने चला। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लैश, स्लैश डाल के, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडमिन ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एडमिन। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं लिख के हिट करूंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्ट आएगा किस फाइल में, इस मेन प्रोजेक्ट की URLs की फाइल में आके देखेगा कि एडमिन के नाम से मेरे पास कोई पाथ है या नहीं है। अगर मेरे पास है, तो इस पाथ के अगेंस्ट मुझे क्या चीज़ खोलना है, मुझे एडमिन पैनल खोल देना, जेंगो का डिफॉल्ट वाला। ठीक है, तो ये मुझे एडमिन पैनल पे ले जाएगा, मैं भी लिख के दिखाता हूँ। मैंने ये लिखा एडमिन, मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखें जेंगो का एडमिनिस्ट्रेटर पे लेके एडमिन पैनल पे ले गया। यहाँ से मुझसे मांग रहा है यूजर नेम पासवर्ड, ये भी चलेगा नहीं क्योंकि मैंने ना यूजर बनाया ना कोई इसका पासवर्ड सेट करा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, मैं लिखता हूँ एडमिन SS, डबल S लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव करा,
ताकि सर्वर दोबारा चल जाए, रीस्टार्ट हो जाए। अब मैं दोबारा यहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एडमिन। एडमिन ही लिखा था ना पहले। अब मैं लिख के एंटर करूंगा ना, तो ये मुझे बोलेगा पेज नॉट फाउंड या यूआरएल नॉट फाउंड। ये देखें, पेज नॉट फाउंड का मुझे मैसेज दे दिया इसने। पहले चल गया था इसी पे, याद है ना, पहले चला था ना इसी पे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ जिसके नाम चेंज करा, डबल एस लगा दिया, तो अब ये क्या बोल रहा है, पेज नॉट फाउंड। ये यहाँ पे दे रहा है यू आर सीइंग दिस एरर बिकॉज यू हैव debug इक्वल टू ट्रू। ठीक है। और ये बता रहा है यूजिंग द यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंस एचटीएमएस की फाइल में देखना है मुझे यूआरएल। उसमें मैं ये ढूंढ रहा हूँ जो आपने भेजा एडमिन, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ कौन सा है, एडमिन एसएस के नाम से। अब जब मैं यहाँ दूंगा एडमिन एसएस, तो अब ये वही पेज खोल देगा दोबारा, देख रहे हैं गाइस? दिखा आप लोगों को? समझ में आया यूआरएल क्या काम कर रहा है? इस यूआरएल के अगेंस्ट हम सेटिंग करते हैं कि हमें कौन सा पेज डिस्प्ले होना है, या कौन सा फंक्शन या कौन सी क्लास कॉल होगी। तो ये वो चीजें डिसाइड करता है। हाँ, बेसिकली ये समझ लें, ये सिर्फ पाथ बताता है, उस पाथ के अगेंस्ट कौन सी चीज खोलना है, कौन सा फंक्शन चलाना है, ये सारी चीजें वो करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट में एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। अभी तो प्रोजेक्ट में, अच्छा, सवाल यहाँ पे ये, एक प्रोजेक्ट में हम कितनी एप्लीकेशन बना सकते हैं? एक प्रोजेक्ट में हम अनलिमिटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में अनलिमिटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट रहेगा, उसके अलावा नहीं है एक प्रोजेक्ट में हम दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट में हम एप्लीकेशन मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही रहेगा वो। ऐसा नहीं होगा प्रोजेक्ट के अंदर एक और कोई प्रोजेक्ट बना दे, ऐसा नहीं होगा। सही है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, ये मेरी हायरार्की है, ये आप लोगों को दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, ये मेरी हायरार्की है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट किस नाम से, तो मेरे मेन प्रोजेक्ट की फाइल कौन सी, ये ऊपर वाला एचटीएमएस या नीचे वाला एचटीएमएस? नीचे वाला एच, करेक्ट। क्यों, आपको कैसे पता चला ये है? क्योंकि इसमें सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपका मेन प्रोजेक्ट है, तो आपको पता चल गया आपका प्रोजेक्ट की फाइल कौन सी है, एचटीएमएस वाली। बट इस प्रोजेक्ट में, मतलब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही है, इस प्रोजेक्ट की मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं है। तो अब हम बनाएंगे इसकी एप्लीकेशंस। बट एप्लीकेशन, अच्छा, मुझे भी माइक बुलवा रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा, एच टी एम एस जो मेन राउट है, उसी राउट में एप्लीकेशंस बनेगी, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा होगा एच टी एम एस वाला, और उसी के अंदर हमारी एप्लीकेशंस बनेगी सारी। सही है? अब एप्लीकेशन बनाने की कमांड क्या है, आपने लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, और आगे एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, और आगे एप्लीकेशन का नाम। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम दिया अकाउंट्स। ठीक है। तो अभी आप देखें यहाँ पे अकाउंट्स के नाम का कोई फोल्डर नहीं है। अभी जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ अकाउंट के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ये देखा, अकाउंट्स के नाम का फोल्डर आ गया एस टी एम एस से ऊपर। देख रहे गाइस? गाइस, अब इस एस टी एम एस के अंदर भी फाइल्स आई होंगी। ये देखें, इनिट की फाइल आई है जो कि एम्प्टी होगी, इसमें भी एडमिन डॉट पाई आया है, एप्स डॉट पाई आया है, मॉडल्स डॉट पाई है, टेस्ट डॉट पाई है, व्यूज डॉट पाई है। अच्छा, हाँ, जितनी भी एप्लीकेशन बनाएंगे ये एप्लीकेशन के साथ आती है फाइल। जितनी भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उनके साथ ये फाइल लाजमी है। सही है? अब रही बात यहाँ पे वो मॉडल व्यू टेम्पलेट वाली, तो यहाँ पे मॉडल्स की फाइल आई हुई है जिसमें हम मॉडल वाला काम करेंगे, डेटाबेस वाला। यहाँ व्यूज की फाइल आई हुई है, यहाँ हम सारी अपनी बिजनेस लॉजिक्स लिखेंगे। ठीक है। और जो टेम्पलेट होते हैं, वो हम टेम्पलेट का एक अलग फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर अपने सारे टेम्पलेट्स डालेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? एप्लीकेशंस, बेसिकली एप्लीकेशंस आप समझते हैं मॉड्यूल्स हैं। अब जैसे हम
आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है कोई, सही है। अब उस प्रोजेक्ट के कोई 5 मॉड्यूल्स हैं, या आप समझ लें एक इंडस्ट्री है आपकी। अब इंडस्ट्री में आपके हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट अलग है, स्टॉक का डिपार्टमेंट अलग है, केमिकल्स का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। अब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम भी प्रोजेक्ट को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना सेपरेट हो, ताकि हम उससे रिलेटेड उसमें काम करें। तो इसी तरह हम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन बना, हम अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे चंक्स में। उस चंक्स को हम कहते हैं कि एप्लीकेशन है, उसका हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब जैसे मैंने अकाउंट्स का बनाया, तो अकाउंट्स की एप्लीकेशन में मैं क्या काम करूंगा, यूजर क्रिएट करूंगा, यूजर अपडेट करूंगा, यूजर डिलीट करूंगा, यूजर लॉगिन करूंगा, यूजर लॉग आउट करूंगा, यूजर साइन अप कराऊंगा। तो ये जितने काम है मैं अकाउंट्स की एप्लीकेशन में करूंगा। इसी तरह मैं एक दूसरी एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा पेमेंट्स। तो उस पेमेंट्स वाले एप्लीकेशन में क्या करूंगा, पेमेंट करवाना, पेमेंट कैंसिल करवाना, सब्सक्रिप्शन डिलीट करवाना, सब्सक्रिप्शन बनवाना, वो सारा का सारा काम करूंगा मैं पेमेंट्स में। इसी तरह एक और एप्लीकेशन बनाऊंगा डैशबोर्ड के नाम से। अब उस डैशबोर्ड में क्या करूंगा कि डैशबोर्ड पे मेरी क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर एक टीचर लॉगिन कर रहा है तो उसको डैशबोर्ड पे क्या चीज़ें डिस्प्ले होंगी। अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है तो उसके डैशबोर्ड पे क्या चीज़ें लॉगिन होंगी। अगर कोई एडमिन लॉगिन कर रहा है तो एडमिन के डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होंगी। तो ये मेरा काम डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मुझे पता है मुझे डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई चेंजेस करनी है, तो मैं अपनी डैशबोर्ड की एप्लीकेशन के अंदर जाके उस फाइल में जाके चेंजेस कर दूंगा। अगर मुझे पता है अकाउंट से रिलेटेड मुझे कोई चेंजेस करनी है, तो अकाउंट्स की एप्लीकेशन में जाके वहाँ चेंजेस कर दूंगा। अगर मुझे पता है पेमेंट से रिलेटेड मुझे कोई चेंजेस करनी है, तो मैं पेमेंट्स की एप्लीकेशन में जाकर वहाँ चेंजेस कर दूंगा। तो मेरा काम यहाँ सेपरेट है और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाता है बाय यूजिंग एप्लीकेशंस, डिवाइड हो जाता है। तो हर एप्लीकेशन का अपना अपना काम होता है, तो जिससे रिलेटेड काम करना उसी एप्लीकेशन में जाके काम करो, किसी और एप्लीकेशन को छेड़ने की जरूरत ही नहीं होती। अगर मैं एप्लीकेशन ना बनाऊँ तो एक ही फाइल में सारे काम हो रहे होंगे, यूजर भी बन रहा होगा, पेमेंट भी हो रही होगी, अपडेट भी हो रहा होगा, डिलीट भी हो रहा होगा। तो वहाँ पे आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और ये ट्रैक रखना कि यार कौन सी चीज़ जाकर छेड़ूँ, कहाँ पे छिड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ एप्लीकेशन से हम काम सेपरेट करते थे ताकि लोड भी डिवाइड हो और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेरा कोड हो। ठीक है गाइस, आज यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह अब इसको हम कोड करेंगे। WSGI ASGI जो है ये सर्वर के लिए यूज होती है, ये हमारे लिए एंड की हमारा काम की नहीं। ये बेसिकली हमारे जो HTTP रिस्पॉन्स होता है ना, हमारी एप्लीकेशन जो HTTP रिस्पॉन्स देगी वो किस फॉर्म में होने चाहिए और किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये बेसिकली उसके लिए डील करते हैं। तो ये सर्वर से रिलेटेड होता है। अगर जिस सर्वर पर हम अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं वो अगर ASGI अपलोड सपोर्ट करता है, तो हमारा जो जेंगो का प्रोजेक्ट चलेगा वो ASGI पे चलेगा। ठीक है, मतलब एसिंक्रोनस पे। ये बना हुआ मिलता है, यस करेक्ट। ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क ने पहले से हैंडल की है। ठीक है गाइस, आज इतना करते हैं, बट मेक श्योर कल की क्लास से पहले, मेक श्योर कल की क्लास से पहले आप सबके पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए और ये एप्लीकेशन भी क्रिएट होनी चाहिए, ताकि हम देखें ये जेंको है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। आप साथ साथ लेके चलें, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो अभी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना, जेंको इंस्टॉल करना, फिर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट के बाद एप्लीकेशन बनाना, फिर प्रोजेक्ट रन करके आप देख लेना पाइथन मैनेज और पायरन सर्वर, ये सारी चीज़ें आपके पास हो जानी चाहिए। फिर कल हम इंशाल्लाह इसकी जो एप्लीकेशन बनाई है अपना अकाउंट्स की, इसके व्यूज़ में और मॉडल्स में हम काम करेंगे। फिर डेटाबेस भी कल कनेक्ट करेंगे, टेम्पलेट्स की फाइल भी कल हम बनाएंगे, उसमें HTML पेजेस हम बनाएंगे अपने सारे। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। ठीक है गाइस, क्या ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, जेंगो में रिकॉर्ड नहीं करता ना। जेंगो अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो आप लोग कुछ करेंगे ही। चलो कर दिया तुम्हारे लिए बस। ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।